जब कोई अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाना शुरू करता है, तो वो सबसे पहले उसकी कक्षा के अंदर बैठे हुए जो भी विद्यार्थी हैं, उनका मेंटल लेवल देखता है कि उन विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि बेस्ट रहेगी। उसी के अनुसार वो अपने विषय को, अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता है। नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर। प्रभावशाली अधिगम या सीखने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आपके विचार में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? आज हम यहाँ बहुत सारी विधियों का प्रयोग कक्षा के अंदर अध्यापक कैसे करता है वो करने वाले हैं। आप इनमें से कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कौन सी विधि बेस्ट विधि मानी जाती है। डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल लर्निंग, विच मेथड इज मोर यूजफुल अकॉर्डिंग टू यू। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है, ये भी हम कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही सीखना है। शिक्षा देने का अर्थ है सीखना और सिखाना। अगर हम ये कहें, हम आज जो कुछ भी हैं वह सीखने का ही परिणाम है। आप भली भांति जानते हैं, सीखने की प्रक्रिया के कारण आज विश्व का इतना अधिक विकास संभव हो सका है। विश्व के अंदर जो भी लोग सीखते हैं, सीखने के बाद ही तो विश्व का, परिवार का, समाज का विकास संभव हो सका है। सीखने को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य माना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप में एक विस्तृत विशाल भंडार है जो व्यक्ति के व्यवहार पर गहरी छाप छोड़ता है। जब हम कोई भी बात सीखते हैं, सीखने के बाद वो हमारे व्यवहार के अंदर दिखाई देती है। अधिगम या सीखने के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियां बताई हैं। अधिगम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण क्रिया है। अधिगम को यदि मनोविज्ञान से अलग कर दिया जाए तो वह शून्य हो जाएगा। मनोविज्ञान में सीखने की विधियों की व्याख्या की गई है। विधियों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे का मेंटल लेवल किस प्रकार का है, उसी के अनुसार कक्षा के अंदर विधि अपनाई जाती है। यानी बच्चे किस लेवल के हैं, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के हैं, सिक्स सेवंथ एट लेवल के हैं, या +1 +2 लेवल के हैं, या फिर कॉलेज लेवल के हैं। बच्चे किस लेवल के हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनके लिए विधियों का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं अधिगम या सीखने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने को अधिगम की सबसे उत्तम विधि माना जाता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं कार्य करते हैं और सीखते हैं। किसी कार्य को करने से उस कार्य के चिन्ह उनके मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाते हैं, जिससे बच्चा प्रभावशाली ढंग से सीखने में सफल हो जाता है। क्योंकि बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं वह उसे जल्दी सीख लेते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चे को अगर आप किसी कार्य में लगा देते हैं तो उस कार्य को वो बच्चा जल्दी करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण तथा अंश विधि, होल एंड पार्ट मेथड। संपूर्ण का मतलब होता है किसी विषय की पूरी जानकारी देना, और अंश का मतलब होता है कि उस जानकारी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विद्यार्थियों के समक्ष रखना। संपूर्ण विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को किसी समस्या या किसी विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान करा देता है। मान लो जैसे एक चैप्टर है तो उस चैप्टर का पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों के सामने उसने रख दिया। इस इसके पश्चात विद्यार्थी स्वयं उसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। और अंश विधि में क्या होता है कि एक अंश, एक भाग, एक पार्ट, एक यूनिट का एक टॉपिक उसको सीखा और सिखाया जाता है। बच्चा सीखता है या उसको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से की बारी आती है, यानी जब पहला हिस्सा उसको याद हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है पड़ताल विधि, रिसाइटेशन मेथड। अब इस विधि में क्या होता है, पड़ताल से अभिप्राय है स्वयं को सुनाना। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी स्वयं याद करता है और स्वयं को सुनाकर स्वयं के अधिगम की पड़ताल करता है। इस विधि में क्या होता है कि जो अध्ययन सामग्री है वो बच्चा उसको एक या दो बार पढ़ लेता है, उसके बाद उसे बिना देखे उसको पढ़ने की बोलने की कोशिश करता है, और जो बातें भूल जाता है उन्हें फिर देखकर याद करता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहता है और यह एक स्वतंत्र प्रकृति की विधि है। नेक्स्ट आ जाता है अवकाश सहित और अवकाश रहित विधि, स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कार्य किया जाता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम कर लिया, तो वो हो जाता है अवकाश सहित। और एक होता है कि बिल्कुल लगातार कंटिन्यू काम करते रहना, वो होती है अवकाश रहित। अवकाश सहित विधि से अभिप्राय है एक पाठ सीख लेने के बाद कुछ समय आराम करना। और अवकाश रहित विधि को निरंतर सीखना या संचित विधि भी कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि हम एक पाठ सीखने के बाद फिर उसे दोहराते हैं, बीच में किसी भी प्रकार का आराम नहीं करते। इसमें जो कार्य होता है वो निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है व्याख्यान तथा वाद विवाद विधि, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सीखने में व्याख्यान और वाद विवाद विधि को अधिक प्रभावशाली माना है। इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले किसी विषय पर भाषण दिया जाता है, उसके पश्चात विद्यार्थियों को वाद विवाद करने के लिए कहा जाता है, और आने वाली जो भी कठिनाइयां होती है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस प्रकार की विधि में ऐतिहासिक स्थानों, उद्योगशालाओं और देश के अन्य जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उनका भ्रमण किया जाता है, और विद्यार्थियों को उनसे संबंधित ज्ञान कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चों को किसी टूर ट्रिप पे लेके चले जाते हैं, मान लो रेड फोर्ट दिखाना है या ताजमहल दिखाना है या कोई भी ऐतिहासिक जगह दिखानी है या कोई फैक्ट्री दिखानी है, कोई मतलब पंचायत घर दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो वो बच्चों को वहां पे लेके जाया जा सकता है। साक्षात उनका बच्चे दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद उनसे संबंधित जो भी बातें उन्होंने देखी वो लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान उसको मिलता है वो ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान होता है। इस विधि का प्रयोग करने से पहले अध्यापक को भ्रमण आदि की पहले से योजना बना लेनी चाहिए। अवलोकन के दौरान एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, और जो विद्यार्थी की स्मृति शक्ति को बढ़ाता है और लंबे समय तक वो याद रहने में सक्षम है। नेक्स्ट आ जाता है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। इस विधि में संपूर्ण और अंश विधि का मिला जुला उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी सबसे पहले संपूर्ण विधि से शुरुआत करते हैं, सारी विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद फिर अंश विधि द्वारा अध्ययन शुरू होता है। इसके पश्चात सभी जो अंश पूर्ण होने पर फिर संपूर्ण विधि की ओर बढ़ता है। यह प्रभावशाली ढंग से अधिगम करने में सक्षम विधि है। नेक्स्ट आ जाता है परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड। इस विधि के दौरान नए नए प्रयोग करना, नए ज्ञान की खोज करना सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को खोज और अनुसंधान के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाता है तथा इस प्रकार का जो ज्ञान मिलता है वह स्थायी ज्ञान बन जाता है। पुस्तक मतलब किताब या पुस्तक में विद्यार्थी अगर यह पढ़ता है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लेकिन इसी चीज को वो लैब के अंदर करके देखता है, तो वह परीक्षण करके जब देखेगा तो उसका जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से पक्का हो जाएगा और उसकी समझ में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सामूहिक विधियां, ग्रुप मेथड। आज के आधुनिक युग में सामूहिक विधियों का प्रयोग उचित माना जाता है। अक्सर कक्षाओं में भी सामूहिक विधियों के प्रयोग पर ही बल दिया जाता है। सामूहिक विधियों में मुख्यतः वाद विवाद विधि, परिचर्चा विधि, कार्यशाला विधि, योजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं, को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई सीखने की कौन सी विधि अधिक महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने भी नहीं बताया, तो चलो जान लेते हैं कि कौन सी विधि उपयुक्त है। विच मेथड ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट मेथड। संसार में किसी भी विधि को सर्वोत्तम विधि नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ कारकों को ध्यान में रखकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और वह कारक कौन से हो सकते हैं? विद्यार्थी की आयु, यानी जब आप
किसी मेथड को बेस्ट मेथड कहोगे, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जो विद्यार्थी है उसकी आयु क्या है, उसका शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, सीखे जाने वाली जो क्रिया है और सीखने की अवस्थाएं, इन सब बातों को अगर ध्यान में रखकर ही विधि का चयन करना चाहिए। बालक की आयु को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि विज्ञान और गणित का विषय है तो इसके लिए सीखना विधि को उत्तम माना जाता है। यदि हिंदी विषय में कविता सीखनी है तो इसके लिए शब्द उच्चारण विधि को महत्व माना जाता है। अगर यहाँ पे जैसे गणित और विज्ञान की बात आई थी, तो गणित और विज्ञान जो विषय है उसके लिए ये करके सीखना विधि है, उसको उत्तम माना जाता है। हिंदी के अंदर अगर कविता आपको याद करनी है, सीखनी है, तो शब्द उच्चारण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे ज्यादा छोटी उम्र के हैं तो उनके लिए खेल विधि को उपयुक्त माना जाता है। अंग्रेजी के पाठ अगर अधिक लंबे हैं और कठिन होने के कारण उनको अंश में बांटकर पढ़ाया जाना चाहिए। सामान्य ज्ञान, समाज विज्ञान आदि विषयों के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई भी विधि यूज की जा सकती है। इस प्रकार सभी विधियां उत्तम हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए वो प्रयोग की जा रही है, यह देखने वाली बात होती है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का जो आइकन है उसको जरूर दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी हम ये बीएड फर्स्ट ईयर पेपर लर्निंग एंड टीचिंग को कर रहे हैं और आगे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे और इसके साथ प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग सभी जो टॉपिक हैं वो कवर किए हुए हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।